Now, today's topic is electrochemistry. Some important questions in chemistry will be discussed here. जो important है इसमें इस चैप्टर में जो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे because we are doing revision of all these chapters. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए that is electrolysis and laws of electrolysis. First question, electrolysis and laws of electrolysis. पहला क्वेश्चन हम करेंगे. इसके जवाब दिए 10,000 वाले लौड़ा जो देखे एक जूता तो 10,000. सारे म्यूट करेंगे. Electrolysis and laws of electrolysis. Electrolysis is simply जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेते हैं. लेट अस टेक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. Electrolytic cell means two electrodes and an electrolyte. अब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोड एंड ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने लिया. अब इसमें सपोज मैंने मोल्टन NaCl ले लिया या मोल्टन KCl ले लिया. मोल्टन NaCl मैंने इसमें लिया, मेल्ट करके NaCl as electrolyte. When we apply electricity, what happens? NaCl जो है ये डिकम्पोज होगा. जब आगे देखेंगे भी Na प्लस, ऑलरेडी ये Na प्लस है और Cl नेगेटिव है इन मोल्टन स्टेट. बट जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं Na प्लस जो होता है वो मूव करेगा कैथोड की ओर और जो Cl नेगेटिव होगा इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. At these respective electrodes, these ions lose their charge and are liberated as neutral species. So cathode पर बनेगा सोडियम मेटल और एनोड पर बनेगा क्लोरीन गैस. सो हुआ क्या, हमने लिया था NaCl, तो इसमें डिकम्पोजिशन हो गई. एंड दिस डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in an electrolytic cell is known as electrolysis. इसमें दो लॉज है, ठीक है ना. फेराडेज ने ये लॉज दिए थे तो फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कहते हैं. पहला लॉ सिंपल कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी, हम सीधी सी बात है, इफ आई टेक Na प्लस इसी सेल में, उसने एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एक मोल सोडियम बना. तो एक मोल इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, यहां से. तो अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन आया तो एक ही मोल सोडियम बनेगा. अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो 2 मोल ऑफ सोडियम लिबरेट होगा. तो दिस इज द लॉ यही है कि कितना मास किसी सब्सटेंस का लिबरेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी pass through this electrolytic solution in molten state or in aqueous solution. Solid में नहीं होना चाहिए, या तो पानी डाल के और molten state में. फिर इसी को हम सॉल्व करते हैं. W is equal to Z into Q. Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो ये होता है 1 कूलम. याद रहे 1 कूलम से कितना, जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जितना अमाउंट लिबरेट होगा वही Z होता उस सब्सटेंस का. तो इसके लिए अगर हम लिखें Z जो है, Z होता है E/96, क्योंकि 96500 1 फैराडे, इतने कूलम्स जब हम पास करते हैं तो हमेशा एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है किसी भी सब्सटेंस का. तो 1 कूलम पास करेंगे E/96500. सो Z होता है बराबर E/96500. इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं W इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट QI इंटू T के बराबर होता है. अमाउंट ऑफ करंट, Q इज इलेक्ट्रिसिटी,
I is current and T is time. So W is equal to ZIT. This is first law of electrolysis. This definition you have to remember: amount of substance, that is W, of a substance liberated is directly proportional to amount of electricity passed through the electrolytic solution. Now second, इसका second law कहता है कि सिंपल सी बात है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में हम पास करेंगे, सपोज यहां पर मैंने एक ले लिया, यहां से मैं दूसरा ले रहा हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक में सिल्वर ले लिया, एक में AgNO3 लिया तो सिल्वर लिबरेट होगा, दूसरे में कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर लिबरेट होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोड्स अपने हैं, इसमें भी तो दोनों में अगर सेम करंट पास करेंगे तो किस रेशियो में सबस्टेंस बनेगा? इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में सबस्टेंस बनेगा। तो ये अगर इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, तो सेम करंट इसको हम सीरीज कनेक्शन में करेंगे लाइक दिस इज सेम सीरीज कनेक्शन, तभी तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में पास हो जाएगी। एक में मैंने कहा सपोज सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ सिल्वर बनेगा कैथोड पर, और यहाँ सपोज कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर। तो इसमें अगर हम वेट देखेंगे ऑफ सिल्वर और उसका रेशियो देखेंगे वेट ऑफ कॉपर के साथ, तो ये हमेशा किस रेशियो में होगा? इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर जितना भी होगा उसी के रेशियो में अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट वेट होता है सिंपल, अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम देखें दैट इज मोलर मास, ठीक है ना, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। सिल्वर का 1 है, कॉपर का 2 है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास जो है 108/1, दैट्स 108। कॉपर चूंकि 2 है, इसमें वैलेंस फैक्टर क्योंकि कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 63.5/2। तो उसी रेशियो में हमेशा आएगा। इसका मतलब है अगर 1 मोल में हर एक सेल में पास करो, हमेशा 1 मोल से ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 फैराडे 96500 कूलम्स, तो हर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोड्यूस होगा, अब ये प्रोड्यूस होगा कितना प्रोड्यूस होगा? हमेशा इक्विवेलेंट मास होगा प्रोड्यूस, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से इक्विवेलेंट मास ही प्रोड्यूस होगा। तो ये था सेकंड। आई अगेन रिपीट, the ratio in the mass जो होता है of different electrolytic cells when they are connected in series is always in the हम ऐसे भी लिख सकते हैं when same amount of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series, then the amount of the substances liberated at their respective electrodes is always in the ratio of their equivalent weights, not molecular mass नहीं, equivalent weight में होता है हमेशा। ये पहला क्वेश्चन है इसका जो हमेशा आता है इसमें से। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन जो इसमें से आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ। कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज सिंपली इज, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस द इज विथ व्हिच आयंस मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। याद रखना है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, बट फिजिक्स में आपने कंडक्टर यूज किया है, तार को यूज किया है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं। यहाँ पर कंडक्टेंस की बात अगर हम करें, कंडक्टेंस इज मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, राइट। यहाँ पर आयन है, ये जाएगा कैथोड, यहाँ आयन है, ये जाएगा कैथोड। इसको हम किस ई से जाएगा कंडक्टेंस, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। फिर आपने किया होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैंने कराया है क्वेश्चन सारे। रेजिस्टेंस आर होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, अपोजिट है, जी का अपोजिट रेजिस्टेंस है, रेसिप्रोकल है। जी एंड आर एक दूसरे रेसिप्रोकल है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कंडक्टेंस कम है, जिसकी रेजिस्टेंस कम है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? रेजिस्टेंस यहाँ आती है आयन आयन इंटरेक्शन। सपोज आयन मतलब सॉल्वेंट के साथ, मतलब मैं ऐसे कहा, यहाँ के रेजिस्टेंस जो होती है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट के पार्टिकल मतलब आयन को आयन के साथ,
सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, और दूसरी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन ऑफ आयंस, इसको इंटरआयनिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो ये इसकी वजह से रेजिस्टेंस होती है। सो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन to the movement of ions towards oppositely charged electrodes, right? ये कोई दो डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन जो है that is resistivity and conductivity. This is very important. Resistivity and conductivity. देखो बेटा, resistivity और conductivity, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंसी और रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस है, लेकिन फर्क क्या है? रेजिस्टिविटी होती है एक क्यूबिक, अगर हम सेंटीमीटर में ले लें, क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस, पूरी रेजिस्टेंस नहीं, पूरी रेजिस्टेंस कंडक्टर तो बहुत ज्यादा होगा, सपोज पूरी रेजिस्टेंस है, सपोज पूरी टोटल मैं लेता हूं, टोटल वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइट का बिटवीन इलेक्ट्रोड सपोज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी रेजिस्टेंस में मानता हूं 5 ओम। मुझे बताइए एक क्यूबिक सेंटीमीटर की कितनी होगी? 5/20। देखो बेटा 5 ओम जो है इट इज रेजिस्टेंस, 5/20 जो है इट इज रेजिस्टिविटी, right? So resistivity is the resistance offered by 1 cubic unit, 1 cubic centimeter electrolytic solution या electrolyte present between two electrodes in an electrolytic cell। इसका मतलब ये नहीं कि हम resistivity निकालने के लिए 1 ही क्यूबिक सेंटीमीटर ले लेंगे electrolytic solution, नहीं ले लेंगे हम ज्यादा, उसकी देखेंगे, फिर हम 1 क्यूबिक की निकालते हैं, उसको हम resistivity बोलते हैं, ठीक है ना? और रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी को कपा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी ऐसे ही है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, राइट? इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी मैंने कहा और फिर कहा मैंने कंडक्टिविटी, राइट? ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पर जाता हूं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है? अब देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी से क्या मतलब है, बाकी रिलेशंस आप खुद देखेंगे, आई एम जस्ट डूइंग रिवीजन। कंडक्टिविटी तो हमने देखा, लेकिन एक मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये एक इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, राइट? अब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट जितना भी होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें होना चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड when 1 mole of an electrolyte is present between 2 electrodes in an electrolytic cell, right? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 2 लीटर, प्रेजेंट इन 3 लीटर, प्रेजेंट जितना भी होगा, प्रेजेंट वी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना? इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? तो इसकी रिलेशन भी है कपा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और C या M इज मोलर कंडक्टिविटी। फिर है ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो जब मोल लेते हैं तो मोलैरिटी का कंसेप्ट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो नॉर्मलिटी का कंसेप्ट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं जिनके लिए इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम होता है, जैसे NaCl, सेम मोलर मास सेम इक्विवेलेंट मास, कोई फर्क नहीं। सो
MgCl2 के लिए अलग है, क्योंकि मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि Mg का 2+ होता है चार्ज ऑफ कैटायन। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी सेम है। इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जितना भी होगा V क्यूबिक सेंटीमीटर, इट में भी 2, 3, 4 लीटर, हाफ लीटर, लेकिन इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट होना चाहिए दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें जितने आयन्स बनेंगे और उनकी जो भी कंडक्टेंस होगी उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है kappa means conductivity into 1000 upon normality upon n। सो ये इन 4 डेफिनेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की रिलेशन तो पता है आपको, या आप खुद देखेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट। अब इसके बाद एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डाइल्यूशन से क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ क्या होता है। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना है, जब भी डाइल्यूशन करते हैं, जब भी पानी बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ता है। जब मोबिलिटी बढ़ेगा तो जो भी वैल्यू कंडक्टेंस वंडक्टेंस सारा बढ़ जाता है। देखो कंडक्टेंस डाइल्यूशन से बढ़ेगा, सिर्फ एक चीज कम होता है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा, सब पानी डाइल्यूट करके इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ेगी आयंस की, आयंस विल मूव फास्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो कंडक्टिविटी है, क्योंकि ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जितने आयंस है उनकी कंडक्टेंस होती है, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है अपॉन डाइल्यूशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोहलराज लॉ। याद रहे कोहलराज लॉ। कोहलराज ने कहा, कोहलराज लॉ कहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर हो, देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो होता है, स्ट्रॉन्ग इनफिनाइट डाइल्यूशन। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पूरा डिसोसिएट होता है, पूरे के पूरे उसके आयन्स बनते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैं नमक डालता हूं तो पूरा डिसोसिएट होगा, बिकॉज NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने आयन्स है उतने ही। तो अगर हम इसमें अब डाइल्यूशन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आयन्स तो सेम ही रहेंगे, आयन्स तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन डाइल्यूशन से मोबिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो अगर इसमें एक ग्राफ है, डिबाई हुकुल का एक ग्राफ है, तो और ऑन्स अगर डिबाई हुकुल ऑन्स अगर का एक ग्राफ है, वो इसका इससे पीछे वाला क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है कोहलराज लॉ, इसलिए बता रहा हूं। ग्राफ जो है ड्रॉप स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे, मतलब ये एक वैल्यू हमने निकाल दिया, ओवर डाइल्यूशन करेंगे तो ये निकलेगा। तो बस, और हम फिर इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, लाइन को हम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट जो होता है ये है कंसंट्रेशन, ये है मोलर कंडक्टिविटी। जो ये मोलर कंडक्टिविटी है इसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन, और इसको कहते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है हम निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, बिकॉज ये पूरा डिसोसिएट होता है। फिर पानी डालेंगे तो थोड़ा 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 इंक्रीज होता है और स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो एक्स्ट्रापोलेट उसको हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन वीक के लिए ऐसा नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम ग्राफ डालें, इट इज लाइक दिस। तो इसमें अब मैं कहूंगा 2 वैल्यूज निकाल दो, फिर आप निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं। देखो अब आप कहेंगे ऊपर वाले में सर हमें क्या दिक्कत होती है, ये इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि हम सिर्फ 2 लेबोरेटरी में ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल सकते हैं, बस। फिर ग्राफ निकाला 2 पॉइंट, फिर इसी को, क्योंकि लेबोरेटरी में इनफिनिट डाइल्यूशन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल सकते इलेक्ट्रोलाइट को, इसलिए डालने की जरूरत भी नहीं है। सिंस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, 2 वैल्यूज निकाल दिए, उसको एक्स्ट्रापोलेट किया, हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन निकल जाता है।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन वीक के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। तो इसलिए इस चीज को, इस वीक को निकालने के लिए, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की, एसिटिक एसिड है सपोज, अमोनियम क्लोराइड है, वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको अगर मैं कहूं, इनको अगर हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन निकालनी हो तो इसके लिए कोलराज लॉ एप्लीकेबल है। कोलराज ने सिंपल कहा, उसने कहा हमें कुछ नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमने ग्राफ से निकाला हुआ है, जैसे NaCl का हमें पता है, KCl का पता है, HCl का पता है, H2SO4 का पता है, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, लेकिन वीक की नहीं। उसने कहा वीक की हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो कैसे? उसने कहा जब इन्फिनिट डाइल्यूशन करते हैं, थ्योरेटिकली इसने बता दिया, जब इन्फिनिट डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें जितने भी आयन्स है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। सपोज NaCl मैंने डाला, Na+ और Cl नजदीक जब है तो वो ऐसे है, इनमें इंटरेक्शन है, लेकिन जब इनफिनाइट डाइल्यूशन होगी तो ये एक दूसरे के दूर हो जाते हैं, इनमें एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रहती है, राइट। सो Na की अपनी कंडक्टिविटी है, Cl नेगेटिव की अपनी कंडक्टिविटी है इन्फिनिट डाइल्यूशन पर। फिर अगर मैं KCl लेता हूं इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, K+ की अपनी और Cl की अपनी, अब देखो KCl वाली Cl की और NaCl वाली Cl की सेम होगी इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। तो इसी चीज का यूज किया कोलराज ने, उसने कहा फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट which dissociates completely at infinite dilution, each ion has a definite contribution towards molar conductivity irrespective of the ion with which it's associated। चाहे Cl Na के साथ है तब भी इसकी से वही होगी, चाहे Cl K के साथ होगी एसोसिएटेड है तब भी उसकी सेम है, क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन पर ये इतने दूर हो जाते हैं, दे बिहेव इंडिपेंडेंट। अब आप कहेंगे इस ये कैसे हो गया, अब देखते हैं। सपोज हमें एसिटिक एसिड का निकालना, CH3COH की इन्फिनिट डाइल्यूशन पर हमने इसका निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। देखो इन्फिनिट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी आगे नहीं लिख रहा हूं, वो हम बाद में लिखेंगे, मैं सिंपल बता रहा हूं। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अगर मैं इधर अब लिखूं भी, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर होगी? मोलर कंडक्टेड इन्फिनिट डाइल्यूशन एसिटेट आयन, मोलर कंडक्टेड इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ H+ आयन, राइट। अब देखो क्या है, हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना तो है, वैल्यू निकालना है, ऐसे लिखने से काम थोड़ी चलेगा। सो हम क्या करते हैं, हम इसको कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, KCl डालते हैं, K+ KCl और माइनस भी करते हैं KCl, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, प्लस KCl माइनस KCl। तो फिर इसको हम ब्रेक करते हैं, तो ये क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन H+, ये जरूरी लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही है इसकी एप्लीकेशन भी। प्लस अब KCl की मोलर कंडक्ट, इसको भी अलग अलग कर लो, मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ K+ आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, माइनस KCl को ऐसे रख लो, कोई चिंता। देखो क्या होता है, क्या लॉ क्या कहता है, जब इन्फिनिट डाइल्यूशन है कोई भी आयन किसी के साथ हम जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं। तो K को इसके साथ जोड़ दो और H+ को इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं, इन्फिनिट डाइल्यूशन है। तो ये बनेगा इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOK प्लस इन दोनों को मिलाओ, ये बनेगा HCl और इनको बना KCl। तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैंने पहले ही कहा था, हम ग्राफ से वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, वैल्यूज विल बी गिवन, हम निकाल सकते हैं। ये है कोलराज लॉ मेन चीज, फॉर ए electrolyte which dissociates completely at infinite dilution, each ion has a definite contribution towards molar conductivity of the solution, molar conductivity irrespective of the ion with which it is associated, right? अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा जो आपको आएगा सेल्स से क्वेश्चन। सेल्स में सबसे पहला है ड्राई सेल। अब ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल जो है, ड्राई सेल आपको पता है, ट्रांजिस्टर में आपने देखा होगा, यहाँ आपके घरों में टॉर्च वाली सेल है,
या क्लॉक में है, या ये सेल है। देखो सेल में क्या होता है, सेल में जब बीच में है, देखो बेटा इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड होता है। Now the apparatus, it consists of zinc container, cylindrical zinc container, जो एनोड का काम करता है। एनोड का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और बीच में इसमें सिर्फ ज्यादा ध्यान देना है डायग्राम में और वर्किंग में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बीच में होता है ग्रेफाइट का, जिसको हम एनोड बोलते हैं, या ग्रेफाइट कैथोड, एनोड होता है लूज करना। ये इलेक्ट्रिक सेल नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इसमें इसके अराउंड एक हम क्या डालते हैं, पेस्ट, MnO2 एंड कार्बन ब्लैक का ये पेस्ट है। यहाँ पर इज द पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन ब्लैक, याद होना चाहिए आपको, पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन ब्लैक, राइट। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं, दैट इज मॉइस्ट सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl व्हिच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। बाकी यहाँ पर एक मेटल कैप होती है, तो पता है, इसको ऐसे बंद करते हैं, मेटल कैप होती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन जो इसका है, राइट। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब इसमें वर्किंग क्या है, मेन चीज वर्किंग है। वर्किंग में आपको याद रखना है, वर्किंग एनोड रिएक्शन लिखनी है, कैथोड रिएक्शन। एनोड में कैसे लूज करता है इलेक्ट्रॉन, कैथोड में कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। Zn2 प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होते हैं, तो यही आपको याद रखना है। कैथोड में क्या है, NH4 प्लस आयन, और क्या है, MnO2 पार्टिसिपेट करता है, MnO2 करता है पार्टिसिपेट, और ये इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये बना देता है यहाँ पर Mn2O3, अमोनिया और वाटर। सो मतलब है किसी भी सेल का यही होता है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। सो दैट्स, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अल्टीमेटली यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको, लैंप जो भी होगा, फिर ये वापस आनी चाहिए। ये होता है, ये एक है। दूसरी इंपॉर्टेंट सेल इसमें है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में क्या होता है, ये फ्यूल सेल्स ऐसी सेल्स होते हैं जिसमें फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हीट इंजन का कंसेप्ट नहीं होता है। हीट इंजन से तो हम फ्यूल बर्न करके टर्बाइन रोटेट तो करते हैं, वो तो अलग चीज है। यहाँ पर सेल्स का कंपैक्टली सेल्स में हम बर्न करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सेल्स में, फ्यूल सेल्स में क्या होता है, लाइक दिस, एक कंटेनर ले लिया हमने। इस कंटेनर में यहां से कार्बन का याद रखना है, कार्बन जो है ग्रेफाइट, पोरस कार्बन इसको बोलते हैं, पैक्ड विथ कैटलिस्ट्स लाइक निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम, इसमें कोबाल्टस ऑक्साइड भी है। तो इधर से हम हाइड्रोजन पास करते हैं कंटिन्यूअसली, और यहां से इसमें हम ऑक्सीजन पास करते हैं कंटिन्यूअसली, राइट, लाइक दिस। अच्छा, और बीच में जो होता है इसमें, यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एक्वस KOH और एक्वस NaOH, यहाँ से वेस्ट गैस निकलते हैं। ये एनोड का काम करता है। यहाँ पर एनोड इज नेगेटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और ये पॉजिटिव कैथोड का काम करता है। ये मगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। इट्स एन इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल, जिसको हम रॉकेट्स में यूज, अपोलो सीरीज में यूज किया था हमने, रॉकेट्स में इसको यूज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ porous carbon which acts as anode. It is packed with platinum,
निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। सिमिलरली पोरस कार्बन जो होता है यहाँ पर भी इट आल्सो इसमें it also acts as cathode. It is packed with cobaltous oxide, palladium etc. तो फिर हमने कहा हाइड्रोजन is passed through the anodic compartment. This is anodic compartment. Similarly oxygen is passed through the cathodic compartment यहाँ से, और यहाँ पर ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पर aqueous KOH और aqueous NaOH acts as इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान सुनो वर्किंग क्या है इसकी, दिस इंपॉर्टेंट। वर्किंग देखो, वर्किंग में एनोड रिएक्शन, पहले एनोड की साइड में इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए, वी आर पासिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, बनाएगा 2H+, वो OH नेगेटिव। जो KOH है, एक्वस KOH है बीच में, यहाँ पर OH नेगेटिव है, ये पोरस इसमें भी है, इस पूरे में। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन हम पास करते हैं, ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। तो वही हमने H2 loses 2 electrons, forms 2H+, 2H+, 2OH के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर बनाएगा, और इन द प्रोसेस 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बन गए। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं बाहर, वो इलेक्ट्रॉन काम करने के बाद, सर्किट कंप्लीट करने के बाद वापस आता है। अब दिखाना हमने वापस कैसे आता है और वहां पर कैथोड रिएक्शन में कैसे ये यूटिलाइज होते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन पास करते हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट से, यहाँ से ऑक्सीजन पास करते हैं और यहाँ से वाटर होता है इस पोरस में, क्योंकि एक्वस है, इधर वाटर बना भी, और एक्वस का मतलब भी पानी है। सो ये इसके साथ रिएक्ट करके, अब देखो बेटा, ट्वाइस करेंगे, 4 H आ गए और 4 O आ गए, तो 4 OH नेगेटिव बनाते हैं, और इस प्रोसेस में उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो रिएक्शन दोनों हो गई, एनोड ने लूज किया, कैथोड ने गेन किया। अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन लिख सकते हो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, इसको इंटू 2 करेंगे तभी तो ये 4 बराबर हो जाए। बाकी जो है देखो, 4 OH यहाँ, यहाँ 4 OH कैंसिल, तो नेट बना 2 टाइम्स H2 प्लस O2, 2 वाटर यहाँ, 4 वाटर उधर से, गिव्स 2 वाटर। सो अल्टीमेटली हम क्या, अल्टीमेटली हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम कंबाइन ही करा रहे हैं, बर्न ही करा रहे हैं, और हमें वाटर बनता है, और इन द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, और वही इलेक्ट्रॉन्स हम यूज करते हैं। वेरी एफिशिएंट सेल, इजी टू कैरी, ठीक है ना, और इट कैन बी स्टॉप्ड एनी टाइम। जब भी हम इसको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन फ्यूल बंद करेंगे, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें इसको आप आज रिवाइज कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये आ सकता है मरकरी सेल में कांस्टेंट वोल्टेज क्यों होती है, बिकॉज आयंस जिस वाली सेल में इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, फाइनल इलेक्ट्रोड रिएक्शन में आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, उसकी वोल्टेज सेम रहती है। So mercury cell gives a constant voltage because ions are not involved in the cell. कभी क्वेश्चन आता है ड्राई सेल जो होती है, अगर हम यूज नहीं भी करेंगे तब भी हम ये खराब हो जाती है, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड जो होता है तो ये साल्ट, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट है, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो इट हैज एसिडिक नेचर क्योंकि HCl से बना है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से। सो इज ये एसिडिक साल्ट है, ये इसको कोरोड करेगा इवन इफ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। ये कुछ और बाकी सारी डेफिनेशन, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। स्टेट बोर्ड JNK के लिए इतना काफी है।